नमस्ते। आज हम टाइम्स हायर एजुकेशन यानी THE की एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2025 पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एशिया विश्वविद्यालय PDF दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं और हम कोशिश करेंगे कि इन ताज़ा रैंकिंग्स के मतलब मुख्य नतीजे क्या हैं उन्हें समझें और खासकर ये देखें कि भाई भारत के संस्थान कहाँ टिकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये रैंकिंग्स देखिए एशिया में हायर एजुकेशन का जो पूरा माहौल है ना, उसे समझने का एक बहुत ज़रूरी ज़रिया है। और इस साल की लिस्ट तो काफ़ी बड़ी भी है। 35 देश और क्षेत्र शामिल हैं और कुल 853 यूनिवर्सिटीज़। ये अपने आप में मतलब एक बहुत बड़ा कैनवस है। 853 सही बात है। अच्छा, तो सबसे पहले ये बताइए कि एकदम टॉप पर कौन है? पिछले साल से कुछ बदला है क्या? दिलचस्प बात यही है देखिए। टॉप पर स्थिरता है। चीन की सिंघुआ यूनिवर्सिटी नंबर 1 पर है और पेकिंग यूनिवर्सिटी नंबर 2 पर। बिल्कुल पिछले साल की तरह। और असल में तो टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ वही हैं और उसी ऑर्डर में। अच्छा, कौन-कौन सी है टॉप 5? सिंघुआ और पेकिंग के बाद तीसरे पर नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर है, चौथे पर यूनिवर्सिटी ऑफ हांगकांग और पांचवे पर सिंगापुर की ही नानायान टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो टॉप 5 में कोई हेरफेर नहीं, ये तो फिर वही चीन, सिंगापुर, हांगकांग का दबदबा दिख रहा है। बिल्कुल, ये स्थिरता दिखाती है कि इन जगहों पर हायर एजुकेशन में लगातार कितना अच्छा काम हो रहा है, कितना निवेश हो रहा है। एक और चीज, सिंघुआ और पेकिंग के स्कोर भी बहुत पास हैं, 93.0 और 92.9। मतलब टॉप पर कंपटीशन बहुत तगड़ा है। हाँ, ये तो है। ये रैंकिंग्स किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देती हैं वैसे? देखिए, मुख्य तौर पर तो रिसर्च, अकादमिक प्रतिष्ठा और इंटरनेशनल आउटलुक जैसे पैमाने होते हैं और इनमें ये यूनिवर्सिटीज लगातार बहुत अच्छा कर रही हैं। समझ गए। चलिए अब भारत पर आते हैं। सुना है इस बार भारत की तरफ से नंबर्स काफी बड़े हैं। हाँ, ये इस साल की रैंकिंग की एक आप कह सकते हैं बहुत बड़ी हाईलाइट है। भारत के 119 संस्थान इस लिस्ट में है, किसी भी देश से सबसे ज्यादा। 119? अरे वाह! हाँ, पिछले साल 91 थे, तो ये काफी बड़ा जंप है। और इनमें से मतलब 94 तो पहली बार शामिल हुए हैं। 94 नए संस्थान, ये तो कमाल की बात है। मतलब बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटीज अब इस ग्लोबल दायरे में आ रही हैं। बिल्कुल, संख्या के लिहाज से तो भारत एकदम आगे है। लेकिन हाँ, आप कुछ हिचक रहे हैं। क्या रैंकिंग्स में भी ये उछाल दिख रहा है? टॉप 100 में कितने हैं हमारे संस्थान? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। संख्या तो बहुत है, पर जब हम क्वालिटी या टॉप रैंकिंग्स की बात करते हैं, तो भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बैंगलोर 38वें नंबर पर है। 38th? हाँ, ठीक है, टॉप 50 में तो है। हाँ, लेकिन वो टॉप 100 में अकेला भारतीय संस्थान है। क्या कह रहे हैं? 119 में से सिर्फ एक टॉप 100? ये तो थोड़ा चौंकाने वाला है। हाँ, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। तो ISC के बाद कौन है? मतलब अगले भारतीय संस्थान किस पायदान पर है? IISc के बाद देखें तो अन्ना यूनिवर्सिटी है 111th रैंक पर। अच्छा, 100 के ठीक बाहर। हाँ, फिर जामिया मिल्लिया इस्लामिया है 131 पर, महात्मा गांधी यूनिवर्सिटी 140 पर और शूलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज 146 पर। तो आप देखिए, एक तरह से भारत की मौजूदगी चौड़ाई में तो बहुत बड़ी है, पर रैंकिंग्स में जो ऊपर की परत है वहां अभी मतलब काफी जगह बनानी बाकी है। यानी संस्थानों की गिनती बढ़ी, पर वो टॉप लीग में शामिल होना वो अभी भी एक बड़ी चुनौती है। तो इसका क्या मतलब निकाले हम? देखिए, ज्यादा संस्थानों का शामिल होना वो अपने आप में तो अच्छा ही है। ये दिखाता है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम फैल रहा है और संस्थान अब इंटरनेशनल लेवल पर खुद को आंकना चाह रहे हैं, जो अच्छी बात है। हाँ, ये तो है। पर ये रैंकिंग्स ये भी साफ करती हैं कि ग्लोबल लेवल पर टक्कर देने के लिए, खासकर रिसर्च का असर, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, प्रतिष्ठा, इन पैमानों पर अभी काफी मेहनत करनी होगी। तो अगर इस पूरी बातचीत को समेटें तो मुख्य बातें क्या निकल कर आ रही हैं? देखिए, मेरे ख्याल से दो मोटी बातें हैं। पहली, एशिया के टॉप विश्वविद्यालयों में चीन, सिंगापुर, हांगकांग का दबदबा बना हुआ है और वहां कोई ज्यादा बदलाव नहीं है। दूसरी बात, भारत ने प्रतिनिधित्व के मामले में मतलब संख्या के मामले में जबरदस्त छलांग लगाई है। सबसे ज्यादा संस्थान भारत से हैं। लेकिन टॉप 100 या टॉप 200 में उसकी मौजूदगी अभी भी मतलब काफी कम है। IISc बेंगलुरु ही टॉप 50 में है, जैसा हमने कहा। हाँ, ये आंकड़े वाकई सोचने पर मजबूर करते हैं। नंबर बढ़ना एक बात है, पर क्वालिटी और ग्लोबल रेपुटेशन में वो लेवल हासिल करना वो अलग बात है। बिल्कुल। अब आगे का सवाल सिर्फ लिस्ट में आने का नहीं है, बल्कि लिस्ट में ऊपर चढ़ने का है।
सोचने वाली बात यह है कि इन 119 संस्थानों को, और खासकर उनको जो टॉप 200 के दरवाजे पर हैं, उनको दुनिया के बेस्ट संस्थानों के लेवल पर लाने के लिए क्या ठोस कदम उठाने होंगे? क्या ये सिर्फ पैसे मतलब फंडिंग बढ़ाने की बात है? या आज़ादी कितनी है, दुनिया भर के संस्थानों से जुड़ाव कैसा है? इन सब चीज़ों पर भी उतना ही ध्यान देना होगा। सही बात है। ये सिर्फ नंबर गेम नहीं है, ये तो क्वालिटी की एक लंबी दौड़ है और इस पर लगातार काम करते रहना होगा।